तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड काफ़ी ही ये एक एनसीईआरटी फास्ट रिव्यू वाला वीडियो है। हम बहुत तेज़ी से एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं यहाँ पे। तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं होगी इस वीडियो में, तो देख लो तुम्हें अगर जब पढ़ चुके हो इस चैप्टर को तभी इस वीडियो को देखो, ठीक है। सो ये एक रिविजन वीडियो है। ऑल ऑफ अस ब्रीथ एंड लिव, ठीक है, ब्रीथ टू लिव ऑब्वियसली, बट व्हाई इज ब्रीथिंग सो एसेंशियल टू लाइफ? व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रीथ? आल्सो डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट एंड माइक्रो ब्रीथ? सो मतलब यही सब फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है। So, all living organisms need energy for carrying out their daily life activities, be it absorption, transport, movement, reproduction, and even breathing. है ना? ब्रीदिंग, तुम्हें सांस लेने के लिए भी सांस लेने की जरूरत है, ठीक है। सो वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम? कहाँ से आती है सारी एनर्जी? रेस्पिरेशन से। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में थोड़ा डिफरेंस है। ब्रीदिंग इज लाइक अ मैकेनिकल प्रोसेस, तुम सांस अंदर ले रहे हो और सांस बाहर छोड़ रहे हो, दैट इज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन इज, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ना। रेस्पिरेशन में उस सांस लेने से, सांस लेकर हम क्या करते हैं, अपने अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं। ऑक्सीजन बढ़ाकर हम ग्लूकोज को तोड़ तोड़ कर, ऑक्सीडाइज कर करके उससे एनर्जी निकालना चाहते हैं। दिस इज रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एनर्जी निकालने, खाने से एनर्जी निकालने को रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस। तो हम यहाँ पे वही रिएक्शंस देखेंगे। वी नो दैट वी ईट फूड फॉर एनर्जी, बट हाउ डज दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड? वही चीज़ है ना। हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज? कैसे हम यूटिलाइज करते हैं? डू ऑल फूड गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? है ना। डू प्लांट ईट? तो बहुत सारे डाउट्स हमारे माइंड में नहीं होंगे, बट तब भी एनसीईआरटी बकवास करिए। वेयर डू प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम? एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर देयर रिक्वायरमेंट दे डू दे ईट फूड? तो ऑब्वियसली नॉट, दे हैव देयर ओन किचन, एंड जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। दे हैव देयर होल फोटोसिंथेसिस की रेसिपी ना सिर्फ इन्हीं के पास है। ये लोग अपना खाना बना लेते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है जीवन में। सारी दिक्कत तो हमें ही है, तो हमें कुछ उसका इलाज निकालना पड़ता है। हम इनका खाना चोरी कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। You may wonder if the several questions raised above they may seem very disconnected, but in reality, the process of breathing is much connected to the process of respiration, and you know why. ठीक है। ठीक है। So let us try and understand how this happens. All the energy required for life process is obtained by oxidation of some macromolecules that we call food. जो तुम लोग खाना खाते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, यही होता है उनमें मेनली। एंड ये माइक्रो फॉर्म में होता है, मैक्रो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। अगर तुमने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा है तो तुम्हें समझ आ रहा होगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में मिलेगा तुम्हें, जिसे तुम तोड़ तोड़ के उसे मोनोसेकेराइड तक ले आते हो ताकि तुम उसे ठीक से ऑब्जॉर्व कर पाओ। तो ओनली द ग्रीन प्लांट, अब तुम बोलोगे ये तो डाइजेशन है, हाँ वो डाइजेशन है, बट डाइजेशन के बाद हम उसे ऑब्जॉर्प्शन करते हैं, फिर उस पर उसी खाने का हम उस पर रेस्पिरेशन करते हैं एक तरीके से, एंड उसको ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे एनर्जी निकालकर हम उस एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ऐसे कह सकते हो कि अभी ऐसे तुम कहोगे कि हमारे तो बॉडी फैट, मतलब हमारा जो स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो एक्चुअली इंस्टेंट यूज़ के लिए, जैसे तुम मान लो तुमने ये एग्जांपल मैं बार बार बताता हूँ, मान लो तुम नमक का पैकेट खरीद के लाए, है ना, और तुम्हें नमक को यूज़ करना है, तो तुम एक जगह तुम उसे पहले तो एक बड़े डिब्बे में रखोगे एज अ स्टोर, वो हो गया तुम्हारा फैट। फिर तुम उसे छोटी छोटी डिब्बियों में रखोगे डाइनिंग टेबल पे, है ना, जिसपे तुम्हें जब खाते समय डालना है तो उसे बड़ा डब्बा नहीं उठा के लाना पड़े, है ना। सो दिस इज द होल वे। अपनी बॉडी भी यही करती है, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो एक बेटर है ना। अब तुम पैकेट से नमक तुम्हारी प्लेट में डालोगे, थोड़ा ज़्यादा कम हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो दिस इज़ व्हाट वी डू, है ना। हम एनर्जी को लेकर उसे छोटे छोटे फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिस हिसाब से हम उसे ठीक से यूज़ कर पाए। तो ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड द बेस्ट साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। They trap light energy and convert it into the chemical energy जो हम फोटोसिंथेसिस में अच्छे से देख चुके हैं, that is stored in the bonds of the carbohydrate like glucose, sucrose, starch, है ना। इस चैप्टर में मेनली वैसे ग्लूकोज को लेकर समझाया है पूरा, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस होगा जिसमें ग्लूकोज की बात की गई है। चलो खैर ठीक है। वी मस्ट रिमेंबर दैट द ग्रीन प्लांट्स डू नॉट ऑल सेल्स एंड टिश्यूज एंड ऑर्गन फोटोसिंथेसाइज, ओनली द सेल्स कंटेनिंग द क्लोरोप्लास्ट, दे आर मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द सुपरफिशियल लेयर, दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। सारे ऐसा नहीं करते, बट वही ठीक है समझ गए, मतलब लाइट अवेलेबल होनी चाहिए, तो उस हिसाब से होगा। Hence, even in the green plants, all other organs and the tissue cells that are non-green need food for oxidation. तो उनको भी खाना चाहिए होता है ग्रीन पार्ट से। ग्रीन पार्ट्स ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये चीज़ हम देख चुके हैं कई सारे एक्सपेरिमेंट्स में पिछले चैप्टर में। Hence, food has to be translocated to all non-green parts. तो नॉन ग्रीन पार्ट तक फ्लोएम के थ्रू खाना पहुंचा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारी जिंदगी अच्छे चल रही है। एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफिक एंड दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसी को कहते हैं। अगर हम किसी का खाना चोरी कर लें तो हमें क्या कहा जाता है? हेट्रोटॉप्स, ठीक है। हेट्रोटॉप्स मतलब चोर, चोर चोर, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, दिख रहा है ना इतने पे? होप सो।
होप 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 होप। और नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता, इतना ही करना पड़ेगा, चलो ठीक है। सो डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली तुम खाना मतलब ले लेते हो प्लांट से, जैसे कि कैटल्स वगैरह ग्रेजिंग करते हैं, घास खाते हैं, तो घास खाते हैं तो वो डायरेक्टली प्लांट को कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हर्बीवोर कहते हैं। इनडायरेक्टली कार्निवोर, जैसे बकरी ने घास खाई, तुमने बकरी को खा लिया, तो इनडायरेक्टली तुमने प्लांट का ही खाया है, क्योंकि वही न्यूट्रिएंट्स बकरी में थे, नहीं वही न्यूट्रिएंट्स प्लांट में थे वो अब बकरी में है, और बकरी को तुमने खा लिया, है ना। Saprophytes like fungi are dependent on the dead and decaying matter. What is important to recognize is that ultimately all food that is respired. वो बकरी मर गई तो उसे फंगी और बैक्टीरिया ने खा लिया, है ना। तो मतलब यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं ये लोग कि फूड जो आता है वो फोटोसिंथेसिस से ही आता है, जो कि मेनली ग्रीन प्लांट्स करते हैं हमारे केसेस में, और कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी करते हैं। दिस चैप्टर डील्स विद द सेल रेस्पिरेशन और द मैकेनिज्म ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड द ट्रैपिंग दिस एनर्जी इज कॉल्ड द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, तो ये चीज़ मैं तुम्हें समझा चुका हूँ क्यों ऐसा करते हैं एटीपी में सिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट एंड द यूकैरियोट्स वेयर द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू यील्ड एनर्जी टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड द माइटोकॉन्ड्रिया एज ओनली इन द यूकैरियोट। द ब्रेकिंग ऑफ द सीसी बॉन्ड्स of the complex compounds through oxidation within the cell leading to release of considerable amount of energy is called respiration. So ये रहा तुम्हारी respiration की definition। ठीक है, CC bonds यहाँ पे क्यों लिखा है, देखो हम ज़्यादातर जो खाते हैं कंपाउंड्स वगैरह वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनमें कार्बन 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 हाइड्रोजन यही सब होता है मेनली, ऑक्सीजन इधर उधर और भी चीज़ें होती है, बट मेन बता रहा हूँ। तो कार्बन कार्बन को ही ग्लूकोज ग्लूकोज देखे है ना, 6 कार्बन का होता है, तो वही कार्बन कार्बन को हम तोड़ तोड़ कर उसके बॉन्ड के, देखो बॉन्ड जब बनती है तो एनर्जी वहाँ पर बहुत सारी एब्जॉर्ब होती है ना, क्योंकि वो एक स्टेबल प्रोसेस है। और जब बॉन्ड तोड़ता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो एक तरीके से जब तुम बॉन्ड बना रहे होते हो तो तुम उस बॉन्ड के अंदर एनर्जी स्टोर कर रहे हो, तो उसको एनर्जी तुम्हें लगानी पड़ती है। एंड जब बॉन्ड टूटता है तो वही एनर्जी जो तुमने लगाई थी वो रिलीज हो जाती है। जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो वो जब बना होगा कभी ज़िंदगी में तो उसमें एनर्जी लगी होगी, उसने आसपास से एनर्जी ली होगी, एंड अब तुम उसी बॉन्ड को तोड़कर उससे एनर्जी फिर से बाहर निकाल दे रहे हो। समझ आ रहा है ना तुम्हें। So the compounds that are oxidized during this process are known as respiratory substrates, and जो मतलब जो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं इस प्रोसेस में उसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। यूजुअली द कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज्ड, है ना, तो यही हो गया तुम्हारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट टू रिलीज एनर्जी। बट प्रोटीन फैट्स का भी इसमें होता है, एंड वो अलग ही तरीके से इस साइकिल में एंटर करते हैं, एंड में देखेंगे। इवन ऑर्गेनिक एसिड्स कैन बी यूज्ड एज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, क्योंकि वो एक ना मिड फॉर्म है। तुम अभी ये चीज़ तुम्हें आगे समझ आएगी कैसे। In some plants, under certain condition during the oxidation within the cell, the energy contained in the respiratory substrate are not released into the cell or a single step. It is released in a series of steps. तो इतना आसान नहीं है जिंदगी, बहुत सारे steps में हो रहा होता है काम, and controlled by the enzyme, as is it trapped in the chemical energy in the form of ATP. Hence, it is important to understand that the energy released by the oxidation in the respiration not, or rather cannot be used directly, but used to synthesize ATP, which is broken down whenever the energy need to be utilized. ठीक है, ये चीज़ मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। And blah blah blah. Okay, hence ATP acts as the energy currency of the cell, and the energy trapped in the ATP is utilized as the various energy requirement process for the organism, and the carbon skeleton produced during the respiration used as the precursor for the biosynthetic on the other molecules of the cells. So, do plants breathe? Tell me. Well, the answer to this question is not quite so direct. Yes, plants require O2 for the respiration to occur, and they also give out CO2. Yep. जी हाँ, वो O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं. Hence, plants have system in place that ensure the availability of CO2. यानी कि वो उनके पास फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं. फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट है O2, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में तो कोई यूज़ नहीं है ना उसका, तो उसका एक बाय प्रोडक्ट कहना बेटर रहेगा आई गेस। सो वो प्रोडक्ट ये यूज़ कर सकते हैं रेस्पिरेशन में, क्योंकि इनको O2 चाहिए रेस्पिरेशन में, तो ये खुद की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। बट इतना CO2 नहीं प्रोड्यूस होता है, मतलब इतना O2 नहीं प्रोड्यूस होता है कि उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। मतलब दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। बट अगर स्टोमेटा क्लोज है और बाहर से कुछ भी कांटेक्ट नहीं है प्लांट का, तो वो अल्टीमेटली इतना भी इंडिपेंडेंट नहीं है, पर कुछ टाइम के लिए है। ठीक है, कहीं कुछ हद तक है। प्लांट्स अनलाइक द एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर द गैसियस एक्सचेंज, बट दे हैव अ स्टोमाटा एंड लेंटिकल्स। इसलिए उन्होंने ना स्टोमाटा एंड लेंटिकल्स नहीं तो बनाते ही नहीं। जब उनकी सारी दिक्कतें सॉल्व हो रही थी तो स्टोमाटा एंड लेंटिकल्स की क्या जरूरत थी, बाहर से एयर लेने की क्या जरूरत थी, जब अंदर ही तुमने एयर का प्रोडक्शन चालू कर रखा है। देयर आर सेवरल रीजन व्हाई द न्यू प्लांट्स कैन अलॉन्ग विद क्या देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई प्लांट्स कैन गेट अलॉन्ग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। फर्स्ट, ईच प्लांट, देखो हर एक मतलब प्लांट में कोई रेस्पिरेटरी लंग्स वंग्स नहीं होते ना, फेफड़े तो नहीं होते ना प्लांट में, सांस वास नहीं होते, तो क्यों नहीं होता है इस टाइप के। मतलब देखो हर पार्ट में खुद का
खुद का कुछ ना कुछ है। जैसे लीव्स में स्टोमाटा है, स्टेम में भी कहीं ना कहीं स्टोमाटा दिख जाता है, एंड उतना फोटोसिंथेसिस नहीं होता वैसे स्टेम में, और मतलब अगर वो वुडी है तो, और रूट्स में वहाँ पे सॉइल्स में पोर्स होते हैं, एंड में जाकर वो वहाँ पे पतला सा होता है, रूट्स हो जाता है उस पर काम, है ना। सरफेस पे जो लिविंग सेल्स होते हैं वो तो भाई जी लेते हैं अपनी ज़िंदगी। स्टेम अगर मान लो वुडी स्टेम भी है तो लेंटिकल्स हो जाएंगे उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है उनकी ज़िंदगी में, सारा सब एकदम ओपनली काम हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट ईच पार्ट ऑफ द ओन ओन ई से लेने ओन गैसेस एक्सचेंज की नीड्स खुद संभालता है, सब अपने आप में आत्मनिर्भर है। ये वर्ड में पता नहीं क्यों बोला। देयर इज अ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन पार्ट तो अदर, तो कोई जरूरत नहीं है इतना ट्रांसपोर्टेशन की। सेकंड, प्लांट डू नॉट हैव अ प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर द गैसेस, इतनी गैस चाहिए ही नहीं, क्या करोगे। रूट स्टेम लीव्स रिस्पायर एट द रेट फार लोअर देन द एनिमल्स डू। इनका रेस्पिरेशन बहुत चला है यार, देखो इनको एनर्जी ही नहीं चाहिए इतनी, ये चल फिर रहे हैं तुम्हारी तरह, चलते फिरते तो नहीं है ना, तो अपना शांति से बड़े रहते हैं जहाँ बड़े रहना है, तो कोई दिक्कत नहीं है इनकी ज़िंदगी में, है ना। इनको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो इनको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो ज़्यादा रेस्पिरेशन की भी जरूरत नहीं है। ओनली ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस लार्ज वॉल्यूम ऑफ द गैसेस एक्सचेंज एंड द ईच लीव वेल अडेप्टेड टू टेक केयर देयर ओन नीड ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो ये लीव अपना खेला संभाल लेती है। व्हेन सेल्स फोटोसिंथेसाइज अवेलेबिलिटी ऑफ O2 इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इन दीज सेल्स O2 इज रिलीज विद इन द सेल्स। थर्ड, द distance that gas must diffuse even in large bulky plant is not great, ठीक है। क्या डिस्टेंस दैट द गैस मस्ट डिफ्यूज इवन द लार्ज बल्कि प्लांट में ज़्यादा रेफरेंस नहीं होता है। ईच लिविंग सेल इन द प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द प्लांट, जैसे कि बताया मैंने। दिस इज ट्रू फॉर लीव्स। यू मे आस्क व्हाट अबाउट द थिक एंड वुडी स्टेम्स एंड रूट्स। सो इन स्टेम द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड थिन लेयर्स इनसाइड द बिनेथ द बार्क। तो जस्ट बार्क के नीचे यही लिविंग सेल्स ही होते हैं, उसके नीचे तो अंदर सब रेडी हो गया होता है। तुमने अगर सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा हो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ो, बहुत अच्छे से मैंने उसे बताया। They also have an opening called lenticles. The cells at the interior are dead and provide the only mechanical support, जैसा कि मैं तुमको बता रहा हूँ। Thus, the most of the cells of the plant, at least a part of their surface, in contact with the air. This is also facilitated by the loss of packing of parenchyma in the leaves, stems, and the roots, which provide the interconnected network of the air spaces. The complete combustion of the glucose, which produce CO2 and H2O at the end product, yields energy, most of which is given out as heat. तो ज़्यादातर जो एनर्जी भी निकलती है ना, वो भी हीट के फॉर्म में गिवन आउट हो जाती है। काफ़ी जो कुछ ही परसेंट ये लोग ढंग से यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा रिएक्शन दे रखा है, यहाँ पे ग्लूकोज है उसको ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन ऐड किया जा रहा है, CO2 बन जा रहा है। देखो जितने यहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे यानी कि C6 है ना, तो 6 CO2 निकलेंगे, 6 कार्बन यानी कि ऑक्सीडाइज हो गए, तो एक्जैक्टली ये बैलेंस इक्वेशन हो जाती है हमारी, ठीक है। और 6 वाटर इसमें रिलीज हो रहे होते हैं और एनर्जी रिलीज हो रही होती है। सर दिस एनर्जी इज नॉट यूजफुल टू द सेल्स, इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट टू सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल्स दैट द सेल रिक्वायर। मतलब अगर तुम्हें इसे यूज़ करना है इस एनर्जी को, तो इससे तुम्हें किसी और में स्टोर करें। यहाँ पे एक्चुअली एटीपी की बात हो रही है यहाँ पे इनडायरेक्टली। द स्ट्रैटेजी दैट द प्लांट सेल यूजेस टू कैटाबॉलाइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सच अ वे दैट इन नॉट लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज हीट। तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि सारी सारी एनर्जी लीव आउट ना हो जाए, उससे पहले हम उसे स्टोर कर लें। द की इज टू ऑक्सीडाइज द ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप बट सिमिलर, तो हम धीरे धीरे उसे ऑक्सीडाइज करते हैं। अचानक से सारी एनर्जी ऑक्सीडाइज कर लेंगे और एटीपी नहीं बना पाए उतनी, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होगी। तो हमने कई सारे स्टेप्स, कई सारी साइकिल्स चलाते हैं जिनको हम धीरे 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 अपना काम कर रहे होते हैं जिंदगी में। इनेबलिंग सम स्टेप टू जस्ट लार्ज इनफ सच दैट एनर्जी रिलीज कैन बी कपल्ड टू एटीपी सिंथेसिस, जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा था, तो ढंग से एटीपी सिंथेसाइज कर पाए। हाउ दिस इज डन, एसेंशियली द स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन। तो यप, तो हम रेस्पिरेशन की स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। बायोलॉजी से स्टोरी। During the process of the respiration, oxygen is utilized and the carbon dioxide and the water energy are released as a product. The combustion reaction requires oxygen, but some cell live where the oxygen may or may not be available. Yep. कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नॉन अवेलेबिलिटी पे थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। कैन यू थिंक ऑफ सच सिचुएशन दैट एन ऑर्गेनिज्म वेयर द O2 इज नॉट अवेलेबल, देयर इज अ सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट द फर्स्ट सेल ऑफ द प्लैनेट, देखो जब जिंदगी में पहला सेल बना था तो वहाँ पे इतना अच्छा स्मार्ट एटमॉस्फेयर नहीं था। तो वहाँ पर क्या था, दैट लैक्ड ऑक्सीजन, तो उसमें एटलीस्ट ऑक्सीजन तो नहीं था, ठीक है। तुम सिर्फ इतना जानो फिलहाल। सो इवन अमंग द प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नो दैट सेवरल दैट आर अडेप्टेड टू द एनारोबिक कंडीशन। आज भी हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म देखते हैं जो एनारोबिक कंडीशन से अडेप्टेड है, इसका मतलब पहले भी हुआ करते होंगे। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आर फैकल्टिव एनारोब एंड इन अदर रिक्वायरमेंट फॉर एनारोबिक कंडीशन इज ऑब्लिगेट, बिना काम नहीं चलेगा उसके, ठीक है। फैकल्टेटिव है भी ठीक है, नहीं भी है ठीक है, चला लेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन मतलब है वही ठीक है, मतलब चलता है,
उनके जीवन में सब चलता है इनके जीवन में नहीं चलता, इनका कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इन एनी केस ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी एट द पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। तो जिनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, तो उनमें एटलीस्ट एक प्रोसेस तो होती है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस सबके लिए कॉमन है। एक्चुअली होता क्या है, कहीं कुछ खाली जगह है, हाँ ये रही। जैसे ग्लूकोज आया, ठीक है, ग्लूकोज के टर्म्स में समझेंगे हम यहाँ पे इसको। तो ग्लूकोज आया तो इसमें अब तुम्हें पहले इसको ग्लाइकोलिसिस कराना पड़ेगा, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस कराना पड़ेगा। फिर तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे, ये चीज़ मतलब सब में होगा। अगर तुम्हें ब्रेक डाउन करना है तो कई लोग इस इतना ही करके रुक जाएंगे, कुछ लोग इसके आगे बढ़ेंगे जीवन में, ठीक है। अब वो यहाँ पे फर्मेंटेशन कर सकते हैं और क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। कुछ लोग एरोबिक रेस्पिरेशन की ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और कुछ लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन करेंगे। अब फर्मेंटेशन दो टाइप की हो जाती है, एल्कोहलिक हो जाती है और एक लैक्टिक एसिड जिसमें बनता है वो हो जाती है। तो दोनों को हम देखेंगे, ठीक है। तो समझ गए, ग्लाइकोलिसिस तो सबको करना है। ग्लाइकोलिसिस द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। तो टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस। ग्लाइकोस मतलब शुगर, लाइसिस मतलब तोड़ना। तो मेरा चीनी को तोड़ेंगे। द स्कीम ऑफ द ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय गुस्ताव एम्बेडेन, ऑटो मेयरहॉफ, जे पार्नस, ठीक है। तो इसलिए इसे मतलब इनके वर्ड्स के पहला पहला वर्ड उठा लिया, जैसे ई एम पी, तो ई एम पी पाथवे भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो इनकी रिस्पेक्ट में, सो इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जो मतलब बिना ऑक्सीजन के काम करते हैं, द ओनली प्रोसेस इज रेस्पिरेशन, ठीक है। तो वो दिस इज इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, मतलब उनके लिए रेस्पिरेशन मतलब ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। एनारोबिक के लिए ग्लाइकोलिसिस इक्वल टू रेस्पिरेशन, आगे बढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ओनली प्रोसेस रेस्पिरेशन, बट ये उतना एनर्जी नहीं रिलीज करता है। कंप्लीट कंबशन ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा कि सेमी, तुम खुद ही बताओ ना। किसी चीज़ को तुम पूरा जलाते हो, वो ज़्यादा एनर्जी देगा कि तुम उसे थोड़ा जला के छोड़ देते हो, वो ज़्यादा एनर्जी, ऑब्वियसली पूरा ज़्यादा। तो ये बेसिक सी बात है। ग्लाइकोलिसिस occurs in the cytoplasm of the cell and the present is all the living organism. In this process, the glucose undergoes the partial oxidation to form the two molecules of the pyruvic acid. तो पार्शियल, देखो ये क्या भी कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं है, पार्शियल ऑक्सीडेशन है। और यहाँ पे एंड में हमें क्या मिलता है, दो पायरुविक एसिड मिल जाते हैं। इन प्लांट द ग्लूकोज इज ड्राइव फ्रॉम द सुक्रोज एंड विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और फ्रॉम द स्टोरेज पॉलीसेक्राइड लिखा होगा या स्टार्च लिखा होगा, देखने क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एक ही बात है, पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे तुमको यहाँ पे ये देखो, ये पूरा ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे हो रहा है, कितना उसमें एटीपी जा रहा है, कितना एनएडीपी जा रहा है, ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे ध्यान से समझनी पड़ेंगी और देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं, रीड करते हैं, साथ साथ करते हैं, साथ साथ चलेंगे हम। तो सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज में, क्योंकि वो उसी का बना हुआ है ना। सुक्रोज इज मेड अप ऑफ व्हाट, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो उसी में कर देंगे। और इसमें एक एंजाइम एक्ट करती है, इन्वर्टेज, यानी कि जब सुक्रोज टूट रहा होता है फ्रक्टोज ग्लूकोज में, तो एंजाइम इन्वर्टेज इसमें हेल्प करती है, ठीक है। एंड द टू मोनोसेक्राइड्स रेडली यानी कि ईजिली एंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे, तो ये दोनों ही एंटर कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, फ्रक्टोज की थोड़ी अलग होती है। So glucose and the fructose are phosphorylated to give rise to glucose 6 phosphate by the activity of the enzyme hexokinase। तो आ जाओ तुम यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस पे। तो ग्लाइकोलिसिस में यहाँ पे हमने पहले तो सुक्रोज को तोड़ा, ठीक है, और वहाँ से हमने ग्लूकोज लिया, फ्रक्टोज को फेंक दिया कचरे में, ठीक है। फ्रक्टोज से हमें कोई मतलब नहीं है, हमने बस ग्लूकोज लिया। इसमें कौन सी एंजाइम ऐड कर दी थी, एक बार फिर से बता देता हूँ, रिडक्टेज, है ना। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। अरे क्या बोल रहा हूँ, इन्वर्टेज, ठीक है, इन्वर्टेज एंजाइम ऐड करती है। अब देखो यहाँ पर कौन सी एंजाइम ऐड कर रही है, दूसरे वाले में हेक्सोकाइनेज। मैं यहाँ पहले लिख ही देता हूँ, हेक्सोकाइनेज, पता नहीं इतना लिखने में क्या जा रहा था, हेक्सो लिख दूँ, सिर्फ चलेगा ना, पूरा लिखूँ, मानोगे नहीं ना तुम लोग। हेक्सोकाइनेज देखो होता क्या है, कुछ नहीं होता है। ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, दिस इज योर ग्लूकोज, दिस इज योर ग्लूकोज। इससे आके कुछ एक नई चीज़ जुड़ जाएगी, ऐसे आके इससे नई एक बॉल जुड़ गई, एंड ये जो बॉल है तुम्हारी फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, काम खत्म, बस इतना है। तो ये फॉस्फेट आके जुड़ गया, तो ये हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 6th पोजीशन पे जुड़ा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम पढ़ते हो, तुम्हें पता होगा कार्बन की हम नंबरिंग करते हैं। अब इसमें 6 कार्बन है, तो 1 से 6 तक नंबर कर देंगे। अब जो 6 नंबर पे जो कार्बन पड़ेगा, उस पर तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ेगा, खत्म, इतनी सी बात है। तो इसमें एक तुम्हें दिख रहा है, एक एटीपी इसमें लग रही है। तुम तो बोलोगे यार रेस्पिरेशन में तो एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी लगानी पड़ी। तो थोड़ा सा तुम्हें बिजनेस माइंडेड पर्सन अगर तुम नहीं हो, तो तुम नालायक हो, तुम्हें मतलब
इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ना आउटकम के लिए। तो यहाँ पे तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एटीपी लगा रहे हो, जैसे तुम्हें एडीपी मिल रहा है, दैट इज तुमने एक फॉस्फेट देखो लगा दिया। एडीपी क्या होता है? एक एडिनोसाइन होता है जिससे 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। हमने एक फॉस्फेट ग्रुप तोड़ा, उसको ग्लूकोज पे चिपका दिया, काम खत्म। ठीक है, तो वो एडीपी बन गया, डाइफॉस्फेट। पहले ट्राइफॉस्फेट था, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि 3 फॉस्फेट, और फिर वो क्या बन गया? एडीपी, यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, द फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। फॉस्फोराइलेटेड मतलब क्या होता है? फॉस्फेट ऐड करना। ठीक है, फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन इज आइसोमराइज्ड टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो कुछ नहीं, बस उसका आइसोमर बना दिया है। अब रीज़न ढूंढते बैठ जाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बीत जाएगी, और उसकी तुम्हें कोई ज़रूरत भी नहीं है जानने की। तो बस एक प्रोसेस है, सिंपल, दिमाग में रखो। यहाँ पे आइसोमेरेज एंजाइम एक्ट करती है, आइसोमेराइजेज टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये आइसोमर आइसोमराइज हो जाती है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, बस आइसोमर है दोनों एक दूसरे के, तो बन सकते हैं। Subsequent step of the metabolism of the glucose and the fructose are same. The various steps of the glycolysis are depicted in the figure 14.1. In the glycolysis chain of the reaction, under the control of different enzyme take place, produce pyruvate from glucose. तो end में pyruvate बन जाएगा। ठीक है, pyruvic acid भी कहेंगे उसे। So while studying the step of the glycolysis, please note the steps utilization of the synthesis of the ATP और NADP, जिसे हम एंड में देखते हैं। पहले स्टेप तो पढ़ लें। ATP is utilized in 2 steps. पहले स्टेप में ATP, पहले चलो स्टेप देख लो। तो यहाँ पे तुमने देखा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, मज़े में। ठीक है, मज़े में। इसमें इसके बाद जब ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बन रहा था, देखो जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना पड़ेगा वहाँ पे एटीपी आएगी। तो एटीपी आई, उसने अपना एक फॉस्फेट ग्रुप दिया, तो अब 2 एटीपी तुमने लगा दी, 2 एटीपी तुमने लगा दी। यहाँ पे लिखें क्या? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्ट तुमने कितना किया है अभी तक? 1 एटीपी किया और एक और एटीपी किया, 2 एटीपी तुमने लगाई है। ठीक है, तो तुम्हारे फ्रक्टोज 1,6 मतलब जो चेन होगी उसमें फर्स्ट पोजीशन एंड 6th पोजीशन पे तुम्हारा फॉस्फेट लगा होगा, इसे बिस फॉस्फेट इसे कहते हैं। तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, ये 6 कार्बन, अभी भी 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, अभी भी 6 कार्बन, ऐसा कुछ कार्बन के साथ हमने खेला नहीं खेला, कार्बन अभी हमारे सही सलामत है। अब ये कन्वर्ट हो गया ट्राइओस फॉस्फेट में, इसे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहते हैं, 3 कार्बन का होता है। एंड ये इसके साथ ना, ये जो दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, इसके साथ ये कन्वर्ट हो सकता है, ये दोनों एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारा का सारा इसी में कन्वर्ट हो जाता है। ये काफ़ी मिनिमम होता है। ठीक है, बट ये एक दूसरे में चेंज होते रहता है, एंड ये सारा इसमें कन्वर्ट हो जाता है, एंड प्रोसेस फिर आगे बढ़ जाती है, नीचे चली जाती है। ठीक है, एंड नीचे चली जाती है तो यहाँ पर एक और चीज़ ऐड आ जाती है हमारी, NAD+। कहीं से तो भाग कर आया है, एंड यहाँ पर ये H ले लेता है। यहाँ पे इस तरीके से क्यों लिखते हैं इसको? देखो NAD+, देखो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं हम। वैसे तो हमें NADH बोलना चाहिए, क्योंकि देखो NADH कैसे, इसको हम एक H+ को प्लस एक NAD+ को प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। अरे ये क्या कर रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तब NADH बनेगा। ठीक है, एक H मिल गया, 2 प्लस साइन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से हट गया। ठीक है, तो तुम्हारा कितना हुआ? 2 तुम्हें इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे यहाँ पे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा हुआ है चुपके से, है ना। तो इलेक्ट्रॉन भी इसने ले लिया, H+ भी इसने ले लिया, यानी कि जब इसके पास H है और कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ये छुपाए बैठा हुआ है अपने अंदर। अब यहाँ एक H+ एक्स्ट्रा क्यों लिख देते हैं? ये इसलिए लिख देते हैं क्योंकि ये जनरली शो करना चाहते हैं H2 से। यहाँ पे ये लोग H2 शो करते हैं, एंड कहते हैं कि H2 टूटा 2 H+ में, है ना। तो वो 2 H+ थे, उनमें से एक H+ उससे जाके जुड़ा, एक रह गया, तो वही चीज़ दिखाने के लिए यहाँ पे H+ शो करते हैं। तो तुमसे तुम्हें घबराने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये तुम चमक गया तुम्हें कि ये क्या हुआ। तो यहाँ पर जब H+ यहाँ उसने H+ ले लिया, देखियो ऑक्सीडेशन कर रहा है, उसने H+ क्या किया? खींच लिया अंदर से, जो भी तुम्हारा ट्राइओस फॉस्फेट था उससे H+ ले लिया। ठीक है, हाइड्रोजन ले लिया, तो तुम्हारा क्या बन गया? 2 इंटू ट्राइओस। हाँ, यहाँ पर अब 2 चीज़ें बनेंगी। देखो 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 देखो, यहाँ पे तुम्हारा जो मॉलिक्यूल था, ये फ्रक्टोज 1,6 बाई बिस फॉस्फेट, ये 2 कंपाउंड में टूटा ना। अब तुम्हें ये कैसे पता चलेगा 2 में टूटा? आपको कैसे पता 2 में टूटा? ये देखो यहाँ पे कार्बन नंबर देखो, 3 कार्बन है, यहाँ पे देखो 3 कार्बन है, तो एक्चुअली ये 2 फॉस्फेट ग्रुप में टूट गया।
इस वजह से यहाँ पर हमें पता चला कि ओके 2 बन गए। फिर मैंने तुम्हें बोला कि ये भी बाद में इसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो हो सकता है, तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली लेकिन मॉलिक्यूल तो 2 हो जाएंगे ना, तो इसलिए यहाँ से तुम्हें इंटू टू इंटू टू इंटू टू हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 2 ट्रायोस बिसफॉस्फेट बने यहाँ पे। क्या बने? पेन उठ जा। हाँ, ये फिर सीपीयू बहुत बकवास है। तो 2 ट्रायोस बिसफॉस्फेट बने एंड इसका नाम है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिस क्या ग्लाइसरिक एसिड। ठीक है, बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये 3 कार्बन का कंपाउंड है और ये 2 बनेंगे, याद रखना 2 बनेंगे। एंड अब एक वाले में एक एटीपी लगे। अब देखो एडीपी से एटीपी बन गया। जब एटीपी बन रहा है तो फायदा हो रहा है, क्यों? हम बॉन्ड्स बना रहे हैं, एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, यानी कि हम इस चीज़ से एनर्जी निकाल रहे हैं। यहाँ से यहाँ जब ये चीज़ जा रही है तो हम एनर्जी निकाल रहे हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ पर कुछ फ़ायदा हुआ हमें। तो पहला फ़ायदा सबसे पहले तो यहाँ पर हुआ, ये NADH बनाने में। ये NADH भी बाद में ATP में कन्वर्ट कर लिया जाता है, तो ये भी तुम्हारा फ़ायदा ही है। ठीक है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में, ये भी तुम्हारे एंड में फ़ायदा ही करेगा, कोई नुकसान नहीं कर रहा है। यहाँ पर तुम्हें देख रहे हो ADP जो था तुम्हारा वो ATP में कन्वर्ट हो गया। ADP जो था तुम्हारा वो ATP में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी तुमने स्टोर कर ली। यहाँ पे तुमने एक ATP बना लिया, तुम्हारा 2 फायदे हो चुके हैं अभी तक। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट। प्रॉफिट में तुम्हें एक NADP क्या बोलते हैं, NADPH कहते हैं शायद, हाँ NADPH। तो NADPH तुम्हें एक मिल गया। अरे NADH कहते हैं, ठीक है, तो एक NADH तुम्हें मिल गया। ठीक है, और तुम्हें एक ATP मिल गई। अब ये कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गलत लिखला है, गधे को कुछ नहीं पता। एक सेकंड ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है क्या बोलते हैं, मैंने बताया ना कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इंटू 2 हो जाएगा, दोनों के लिए इंटू 2 हो जाएगा। 2 NADH 2 ATP है, मेरे को पता था। तुम ही मूर्ख इंसान हो, तुमने ध्यान से सोचा नहीं कि मैं तुम्हारा उल्लू भी बना सकता हूँ। 2 NADPH 2 ATP। ठीक है, चलो सही है, ज़िंदगी तो अच्छी चल रही है, हमारी उधारी भी चुका हो गई है। अब जो है फ़ायदा ही होगा। फ़ायदा अब देखते हैं कितना होता है। तो 2 ट्राइओस फॉस्फेट बने, या फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, पहले देखो 1,3 था, एक चला गया बेचारा, अब 3 एक ही बचा, तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, एंड फिर तुम्हारा आ गया फॉस्फोग्लिसरेट। फिर क्या आ गया? 2 आ गए, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, फॉस्फेट की पोजीशनिंग चेंज हो गई अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो। और मेरी पेन गिर चुकी है नीचे बहुत बुरी तरीके से, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड आई थिंक आई नीड टू पॉज। ये प्ले हुआ क्या? हाँ, हो गया हो गया। मैं सोच रहा हूँ प्ले क्यों नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट, तो इससे तुम्हें 2 फॉस्फोग्लिसरेट बने। हाँ ठीक है ठीक है, तो वाटर यहाँ पे निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लो जो निकालना है। फिर 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन रहे हैं। क्या? 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया जब हमने वाटर से निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ADP से ATP, एक और ATP का फायदा हुआ, एंड एक नहीं बल्कि 2 ATP का फायदा हुआ। तो 2 ATP का फायदा फिर से हुआ तुम्हारा, इन्हें फर्दर कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में। तो सिंपल है, तो 2 ATP का यहाँ पे फिर से फायदा हो रहा है। यहाँ पे 2 ATP लिख सकते हो। ठीक है, 2 ATP तुमने लिख दिया। अब अगर मैं प्रॉफिट देखूँ, मतलब ये तो प्रॉफिट इतना हुआ, इन्वेस्टमेंट इतनी, एंड प्रॉफिट जो फाइनल प्रॉफिट है तुम्हारा, ठीक है, तो वो कितना आएगा? तुम यहाँ पर 2 ATP काट दो इस 2 ATP से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 2 ATP तुमने लगाई थी, तो 2 ATP हटा दो, तो 2 NADPH एंड 2 ATP का तुम्हारा यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। तो अल्टीमेटली 2 ATP का देखा जाए तो फ़ायदा हो रहा है, बट जो NADPH होता है ना, ये आगे चलकर 4 ATP बनाता है। नहीं, 4 नहीं बनाता है, 2 ATP बनाता है। 2 बनाता है, 3 बनाता है, 3 बनाता है, 3 बनाता है आगे कुछ ऐसा ही है, 2 3 बनाता है शायद। तो ये 3 ATP शायद बनाएगा, एंड उसको फिर तुम उसे 2 NADH है ना, तो 3 2 6 कर दोगे तो 6 ATP, एंड 6 2 8 ATP टोटल। यहाँ से टोटल फायदा यहाँ पे 8 ATP का हो रहा होता है। लेकिन अगर कोई पूछे सिर्फ ATP का कितना फायदा हुआ है तो तुम 2 कहोगे, नेट बोलोगे कितना हुआ है तो 8 कहोगे, जिसको मैं आगे चल के कंफर्म कर दूंगा एक बार। ठीक है, मुझे याद दिला देना। तुम क्या ही याद दिलाओगे, मुझे खुद याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं याद रखूंगा। चलो अब आगे चले, लिखा है बुक में आगे। So isomerization produces fructose 6 phosphate. Subsequent steps of the metabolism of the glucose and fructose are same. अरे ये तो हो गया था ना, कहाँ थे हम लोग? हाँ, यहाँ पे थे। ATP is realized as the 2 step. दो step पे ATP realized होते हैं. First in the conversion of the glucose to into glucose 6 phosphate, and the second in the conversion of the fructose into क्या fructose 6 phosphate to fructose 1,6 bisphosphate. ठीक है, तो ये तुमने देख लिया। जो fructose वहाँ पे phosphate वहाँ पे लग रहा होता है। So fructose 1,6 bisphosphate is split into dihydroxyacetone phosphate and 3 phosphoglyceraldehyde, यानी कि पागल। ठीक है, और इसे ढप भी कहते हैं, ढप DHAP।
ये डाई हाइड्रोक्सी फॉस्फेट एंड 3, जो मतलब DHAP बाद में PgAl में कन्वर्ट हो जाता है, लगभग लगभग सारा ही. So we find that there is one step where NADH plus H plus is formed from NAD plus. ये देखो NAD plus तुम ऐसे समझो ये ADP है, एंड NADH तुम्हारा ATP है, जो अच्छी चीज़ है ना, उसमें एनर्जी स्टोर्ड है, उसको तुम यूज़ कर सकते हो. सिमिलरली NADH में इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन स्टोर्ड है, जिसको तुम यूज़ कर सकते हो. इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन की जहाँ जरूरत पड़ेगी NADH आ जाएगा अपना डोनेशन करने के लिए, ठीक है. NAD प्लस खाली बास्केट है, अभी इसमें भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन और H प्लस, और जब भर जाएगा तो ये फिर जाके कहीं से छोड़ देगा. This is when the 3-phosphoglyceraldehyde पागल is converted into 1,3 bisphosphate, जो BPGAP कह सकते हैं. Two redox equivalent are removed in the form of the 2 hydrogen atom from PgAl and transferred to the molecule. 2 hydrogen atoms यहाँ पे रिमूव होंगे एंड वो ट्रांसफर कर देंगे NAD प्लस को, एंड PgAl जिसमें से एक लेगा वो PgAl is oxidized and with inorganic phosphate to get converted into BPGA, and the conversion of the BPGA to 3-phosphoglycerate PGA is also the energy yielding process and the energy trapped with the formation of ATP. तो जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो वहाँ पे हम DP को भेज देते हैं और बोलते हैं भाग के जाओ एनर्जी ले लो, फ्री की निकल रही है, फ्री की मिल रही है, तो वो जगह ले लेता है. एंड अनदर ATP सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ द पायरुविक एसिड, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें मैंने देख ली यहाँ पर. कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन द पाथवे ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो कि हमने देख लिया. पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस एंड व्हिच इज द व्हाट इज द मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑफ द पायरुवेट. पायरुवेट का क्या करेंगे, डिपेंड्स ऑन द सेल नीड, सेल पे डिपेंड करता है कि पायरुवेट का क्या होगा. अगर तुम्हारे पास ऑक्सीजन है तो तुम पूरा ऑक्सीडेशन कर लो, नहीं है तो फिर खुश रहो अपना जो तुमने कर लिया. एंड अगर तुम्हें तब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो फर्मेंटेशन कर लो. सो देयर आर 3 मेजर वेज इन विच द डिफरेंट सेल्स हैंडल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस बाय द ग्लाइकोलाइसिस. देयर आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन. 3 तरीके हैं. फर्मेंटेशन कर सकते हो जिसमें अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड आपकी चॉइस है सर, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन आपका बेस्ट रहेगा अगर आप लेना चाहते हो, लेकिन अगर में दम होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए आपके पास, ठीक है, पैसा होना चाहिए आपके पास. सो फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर द एनारोबिक कंडीशन. तो ये जो फर्मेंटेशन है ये तुम्हारा एनारोबिक में आता है, अल्कोहलिक एंड लैक्टिक दोनों ही ऑब्वियसली. ओके 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 ओके. सो इन मेनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, क्या 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 इतना ही था. हाँ, एनारोबिक तो मेरे को देखने को मिलता है ना ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स एंड मैनी यूकैरियोट्स, मतलब मैनी नहीं, मतलब कुछ यूकैरियोट्स में, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में, यानी कि एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिजम्स में ऐसा देखने को मिल सकता है. सो फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और तुम्हारे मसल्स में भी होता है वैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. खैर, सो क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती ना, तुम भाग रहे हो कंटिन्यूसली एंड तुम सांस भी ले रहे हो, बट एक हद होती है ना. तुम मतलब देखो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होने में कुछ टाइम लगेगा, तो जब तक ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट हो रहा है तब तक क्या करेगा सेल. तो चलो ठीक है, कोई नहीं, टाइम वेस्ट हो ही रहा है, चलो लैक्टिक एसिड ही बना लो, क्या जा रहा है. However, the organism adopt the Krebs cycle, which is also called the aerobic respiration. This requires O2 supply. तो aerobic मतलब यहाँ पे तुम्हें Krebs cycle, अगर तुम aerobic respiration करते हो तो तुम्हें कहा जाता है कि तुम Krebs cycle फॉलो करोगे, Krebs cycle वाले रास्ते पर चलते बनो, ठीक है. तो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे. Fermentation. So in fermentation, say by yeast, incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic condition. मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, सिंपल है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है एंड इस कंडीशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, ठीक है. उसी को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन. सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. बाय सेट्स ऑफ द रिएक्शन वेयर द पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड देन इथेनॉल. तो कुछ ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं जिसमें एंड में क्या होता है, CO2 एंड इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड तुम्हारा, विच इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है. एंजाइम पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज and alcohol dehydrogenase catalyze these reactions. Okay, so other organisms like some bacteria produce lactic acid from the pyruvic acid, and the steps involved are shown in the figure 14.2. In animal cells also, like the muscle during the exercise, when the oxygen is inadequate and ये कम है for cellular respiration, pyruvic acid is reduced to lactic acid by the lactate dehydrogenase. The reducing agent is NADH plus H plus, and which is reoxidized to NAD in both the processes. So in both lactic acid and alcoholic fermentation. अच्छा, पहले डायग्राम देख लेते हैं इसका, देख लो, ये पॉइंट तुम्हें तभी समझ आएगा. सी दिस डायग्राम. ये तुम्हारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज तुम्हारा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, इसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके बाद एंड में मतलब ये तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हुआ एंड ये तुम्हें मिल गया पायरुविक एसिड, ठीक है. एंड इसमें तुम्हें दिख रहा है NAD प्लस यहाँ पे NADH पे कन्वर्ट हो रहा है. ये ग्लाइकोलाइसिस के इस वाले स्टेप में ये काम हो रहा होता है ना. तो ये देखना यहाँ पे पायरुविक एसिड, जब पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड बनाता है, यानी कि फर्मेंटेशन करता है लैक्टिक एसिड वाला,
तब वो इस NADH को यूज करके NAD में कन्वर्ट करता है, यही NAD वापस जाकर ग्लाइकोलिसिस में अपने आप को अपना H वापस छीनता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी पायरुविक एसिड इथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट होता है, तो सेम चीज हो रही होती है। ठीक है, बस वही चीज लिखी है वहाँ पे। सो इन बोथ लैक्टिक एसिड and lactic acid and alcohol fermentation, not much energy released, less than 7% energy of the glucose released, not all is trapped at high energy bonds in ATP। समझ रहे हो, मतलब जब कंप्लीट फर्मेंटेशन होता तब जितनी एनर्जी निकलती है उसके मुकाबले अगर हम कंपेयर करें तो सिर्फ 7% एनर्जी निकल रही है यहाँ पर, जितना एक्चुअल में ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर दे सकता है। तो ये काफ़ी एक ऐसी प्रोसेस है जो काफ़ी कम एनर्जी दे रही है, जो नहीं करना चाहेगा कोई भी सेल, क्योंकि सबको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। डिपेंडिंग, अब तो भाई ऑर्गेनिज्म ही छोटा है तो क्या करे, उसको नहीं करना है और उसके पास नहीं है उतने मशीनरी, उतने क्या बोलते हैं कैटलिस्ट वगैरह। सो डिपेंड करता है। ऑल्सो द प्रोसेस आर हेजार्डस। काहे हजार्डस, काहे हजार्डस, इस वजह से क्योंकि अगर लैक्टिक एसिड या दूसरी चीज़ जो आपका एथेनॉल है, फिर एल्कोहल कह लो, एक ही बात है, दोनों का अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो एक फिक्स सर्टेन कंसंट्रेशन तक ही वो चीज़ सही रहती है। जैसे कि आगे तुम्हें मिलेगा एग्जाम्पल, 13% समथिंग। So what is the net ATP that is synthesized? Calculate how many ATPs are synthesized in the and deduct the number of ATP utilized during the glycolysis। तो यहाँ पे कितनी ATP सिंथेसाइज हुई, ये चीज़ होता है। व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फर्मेंटेड टू अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, जब मतलब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो कितना ATP का क्या नेट गेन वगैरह रहता है। सो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि क्या बोलते हैं, ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ। हाँ, ये जो मैंने बता रहा था मैं कि अगर 13% से ज़्यादा अल्कोहल कंसनट्रेशन हो जाएगा तो ईस्ट खुद ही मर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको मरने में, है ना। तो 13% ज़्यादा कंसनट्रेशन नहीं होना चाहिए। सो व्हाट वुड बी द मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ द अल्कोहल इन द अल्कोहल बेवरेज दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड। तो नेचुरल फर्मेंटेशन अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें 13% से ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद ईस्ट ही मरने लगेगा। एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस में कैसे फिर कंसनट्रेशन को बढ़ाते हैं, भाई नशेड़ी बहुत लोग हैं आजकल, उनको और ज़्यादा कंसनट्रेशन चाहिए, है ना, 13% में उनका काम नहीं चलता। तो उनके लिए क्या करते हैं हम लोग, डिस्टिलेशन वगैरह करते हैं और मतलब उसमें अल्कोहल का कंसनट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सो what then is the process by which the organism carry out the complete oxidation of glucose and extract the energy stored। तो क्या करें कि जिससे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाए हमारी चीज़ एंड हमें ग्लूकोज मिले, मतलब ग्लूकोज में जितनी एनर्जी हम उसे ठीक से यूज़ कर पाए। तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है, एरोबिक रेस्पिरेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे। सिंथेसाइज लार्ज नंबर ऑफ ATP molecules needed for the cellular metabolism in eukaryotes। these steps take place within the mitochondria। यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जहाँ पे ये सारे स्टेप्स हो रहे होते हैं। एंड दिस रिक्वायर्स O2 का यहाँ पे जरूरी होना चाहिए O2 को। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन द प्रोसेस दैट लीड टू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2 वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट। द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन मोस्ट कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म विल लुक दीज प्रोसेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे जिसमें क्रेब्स साइकिल है, ETS वगैरह है। सो काफ़ी ईजी है, ऐसा कोई हवा नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन नेक्स्ट पार्ट से। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ये मैंने पहले से लिख दिया क्योंकि थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर रहा था, फिर कुछ क्या बोलते हैं, कुछ डिस्टर्बेंस हुई और फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे तुमसे। फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द गैल्वेटिक पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि जो तुम्हारा पायरुवेट बना वो तुम्हारा बना कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। एंड साइटोप्लाज्म यानी कि सेल जो है हमारा बड़ा सा, मान लो ये अपना बड़ा सा सेल है, तो साइटोप्लाज्म तुम्हें पता है ना इसका क्या होता है, दिस पर्टिकुलर एरिया इज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में वो चीज़ बनी थी एंड अब वो साइटोप्लाज्म से अंदर जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो यही चीज़ वहाँ पे हमको वो बता रहे हैं कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जा रही है चीज़ें। एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ पे, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट होगा। कंप्लीट यहाँ पे लिखा है कंप्लीट, यानी कि पायरुवेट में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। ग्लूकोज में 6 होते थे, 2 पायरुवेट बनाए ग्लूकोज ने 3 कार्बन के। ठीक है, बैलेंस हो गया। नॉट दिस ये तीनों के तीनों कार्बन को हम ऑक्सीडाइज कर देंगे और CO2 बना देंगे, तब जाकर हम बोल सकते हैं कि हमने इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दिया है। कहाँ पर हो रहा होता है ये काम हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, सो बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स लिविंग द 3 मॉलिक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अगर मैं बोलूँ कहाँ पर, तो देखना इस जगह पर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, उसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस होता है वहाँ पर। ठीक है, अब जो इनर मेम्ब्रेन की जो लेयर है, अगर मैं इसको पेन से ड्रॉ करेगा तो कुछ ऐसे करेगा, ये जो लेयर, ये जो मैंने बनाई है मेम्ब्रेन, इस पे दूसरा पार्ट हो रहा होता है इसका।
मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक जो मैट्रिक्स में हो रहा होता है कि ईटीसी बोलते हैं उसको, जो मेम्ब्रेन पे हो रहा था, जो मेम्ब्रेन पर हो रहा होता है इनर वाली, उसको कहते हैं हम ईटीसी। एंड ईटीसी होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, पासिंग द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन तो हो गया, आप बोलोगे बच्चा ही क्या, कुछ और भी खेल रहे होते हैं और ज़्यादा एटीपीज बनाने के लिए, उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रोल होता है थोड़ा सा। एंड मतलब जो हमने एन बनाए थे, एन मैं एन क्यों कहता हूँ बार बार, एन ठीक है, जो भी हमने बनाया था एन पे कुछ था, वो जाएगा तुम्हारी मेम्ब्रेन पे, एंड वहाँ से नए नए ताज़े ताज़े एटीपीज बनाएगा। इस काम को करवाने के लिए हमें इनर मेम्ब्रेन का यूज़ करने का ज़रूरत रहता है, ठीक है। सो व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट है, द फर्स्ट प्रोसेस टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जो कि मैंने बताया। सेकंड प्रोसेस लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दूसरी वाली प्रोसेस को एटीसी कहते हैं, पहली वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रेब साइकिल, या क्रेब साइकिल, ठीक है। पहली वाली प्रोसेस को क्रेब साइकिल कहते हैं, जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट होता है। दूसरी वाली प्रोसेस को जिसमें एटीपी बनता है उसे हम ईटीसी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पायरुवेट विच इज द फॉर्म बाय द ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, तोड़ना, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को तोड़ने वाला मेटाबॉलिज्म को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो पायरुवेट जहाँ पर ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म, यानी ग्लाइकोलिसिस तुम्हारा कैटाबॉलिज्म में तो है, ग्लूकोज को तुम तोड़ ही तो देते हो दो पायरुवेट्स में। Of carbohydrate in the cytosol after entering the mitochondrial matrix undergo oxidative decarboxylation। Decarboxylation क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, CO2 ऐड करना। डिकार्बोक्सिलेशन क्या हो जाएगा, CO2 बना देना, उल्टा उसका, है ना। ऑक्सीडेटिव यानी कि ऑक्सीजन का तो वहाँ पे रोल है ही। सो बाय द कॉम्प्लेक्स रेट ऑफ द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज इस रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहा होता है। एंड द रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज रिक्वायर द पार्टिसिपेशन ऑफ द सेवरल कोएंजाइम्स इंक्लूडिंग NAD एंड कोएंजाइम। ये बाकी एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम यहाँ पर कर रहे होते हैं, कैटलिस्ट को, सारा ये सब मतलब वही है, ठीक है। सो यहाँ पे NAD एंड कोएंजाइम A भी होने चाहिए अच्छे से ये सारी प्रोसेस होने के लिए, ठीक है। तो पायरुविक एसिड है तो यहाँ पे कोएंजाइम A होना चाहिए, NAD प्लस दिख ही रहा है, एक Mg2 प्लस भी तुम याद रख लो, ये होना चाहिए। एंड ये इस चीज़ को, इस रिएक्शन को ढंग से होने के लिए, एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज तो है ही है, ठीक है। एंड तुम्हारा बनता क्या है यहाँ पे, एसिटाइल कोएंजाइम A, कार्बन डाइऑक्साइड, NADH एंड प्लस H प्लस, तो NADH के साथ लिखना ही पड़ेगा। सो ये इतनी चीज़ें बनती हैं यहाँ पे। मेन चीज़ जो है वो है एसिटाइल कोएंजाइम A, यही क्रेब साइकिल में एंटर करता है। तो ऐसे समझ सकते हो तुम कि क्रेब साइकिल में एंटर ना डायरेक्टली हमारा पायरुवेट नहीं एंटर कर पाता, तो वो एसिटाइल कोएंजाइम A बनकर थोड़ा सज धज के एंटर करता है ना। तो सज धज के एंटर करेगा क्रेब साइकिल में, है ना। शादी में जाएगा तो थोड़ा उसको बनना पड़ेगा ना, तो वही चीज़ है। और CO2 यहाँ पे, एक CO2 भी रिलीज होता है, एक NADH भी यहाँ पे बन रहा होता है, ठीक है। चलो अब देखो, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द मॉलिक्यूल्स ऑफ द NADH आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस। सो जो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ द NADH आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुविक एसिड। तो मतलब दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के भी तो हैं। पायरुविक एसिड जो ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज ने कितने पायरुविक एसिड दिए, दो दिए ना। तो अगर रिएक्शन में एक NADH लिखा है तो तुम इसे दो समझो, क्योंकि पायरुविक एसिड तो दो है, दोनों के साथ वही वही सेम चीज़ होगी ना। तो वही चीज यहाँ पे, एसिटाइल कोएंजाइम A देन एंटर्स द साइक्लिक पाथवे, जिसे कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, एंड मोर कॉमनली इसे कहते हैं क्रेब साइकिल, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल। आफ्टर द साइंटिस्ट नेम हैंस क्रेब हु फर्स्ट क्या बोलते हैं, एल्यूसिडेटेड इट, यानी कि समझाया सबको, बताया कैसे होता है। सो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि तीन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं इस OAA कंपाउंड में, इस वजह से, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो द TCA साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ द एसिटाइल ग्रुप विथ अपना जो एसिटाइल ग्रुप है ना, एसिटाइल कोएंजाइम में, वही विथ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यानी कि OAA एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड। इतनी सारी चीज़ें लगी, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें लगी, OAA लगा, अपना एसिटाइल कोएंजाइम A लगा, वो ऊपर वाला, ठीक है। कैसे लिख दूं उसको, AC लिख देते हैं। और क्या लगा, पानी लगा, एडिसिबल सिट्रिक एसिड। सो द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेसिस। सिट्रिक एसिड होता है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड या ऑक्सिलो एसिटिक एसिड होता है, पता नहीं, दोनों में कोई तो होता है। तो द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम, अब तुम उसका स्ट्रक्चर देख लो, तुमको पता चल जाएगा, बट उसने उसने नहीं है ना, एनसीईआरटी में इतना दिया नहीं है। सो द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट synthase and a molecule of coenzyme A is released, ठीक है। ये चीज़ नहीं शो हुई है, ये बुक में नहीं शो हुई है, COA जो रिलीज हुआ है ये शो नहीं हुआ है,
बता दे रहा हूँ पहले ही, ठीक है। द रिएक्शन कैटलाइज बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेज, यहाँ पे इस एंजाइम को कैटलाइज एज अ कैटलाइज एक्ट करता है। एंड कौन से रिएक्शन को, जिसमें सिट्रिक एसिड बनता है, एंड द सिट्रेट इज देन आइसोमराइज्ड टू आइसोसिट्रेट and followed by the two successive steps of decarboxylation leading to the formation of alpha ketoglutarate acid। देख लो यहाँ पे, ये रहा पायरुवेट आ गया, कोएसिटाइल ए, ठीक है, और ये NAD प्लस जो बताया था ऊपर इसमें लग रहे हैं, फिर एक CO2 यहाँ पे निकल रहा होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, यानी ये 2 कार्बन का होता है। तुम खुद ही देखो यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड अगर हट गया, 3 कार्बन में से एक कार्बन हट गया तो 2 कार्बन बचा ना, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो तुम्हारा होता है ना, 1 कार्बन का होता है। इतना हमें चाहिए था क्रेब्स साइकिल एंटर करने के लिए। अब ये जो बंदा है ये क्रेब्स साइकिल को एंटर करेगा, ठीक है। पायरुवेट को क्रेब्स साइकिल में एंटर करने के लिए इतनी प्रिपरेशन करनी पड़ी, उसे कोएंजाइम ए लगा, एक NAD प्लस को उसे NADH में कन्वर्ट किया उसने, और एक CO2 भी यहाँ पे रिलीज किया। एंड ये इंटू 2 कर लेना हर चीज़ को, क्योंकि 2 पायरुवेट के साथ सेम प्रोसेस रिपीट होगी। अब एक ही को पढ़ो पहले। तो एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, उसके साथ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आ जाता है हमारा पीछे से, एंड ये दोनों मिलकर बना लेते हैं सिट्रिक एसिड। अब देखो वो 2 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है, तो ये 6 कार्बन का हो गया, सिंपल सिट्रिक एसिड तुम्हारा बन गया। अब ये सिट्रिक एसिड तुमने ऊपर देखा था कौन सी एंजाइम सिंथेसिस कैटालाइज वगैरह करती है, वो सब मत देखो क्योंकि ये डायग्राम में नहीं ऑब्वियसली, मतलब वहाँ पर है, वहाँ पे देख लो ना। CO2 यहाँ पे रिलीज हो रहा है, एंड CO2 रिलीज हो रहा है, NAD प्लस फिर से NADH, एक नया NADH बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड फिर ये फर्दर कन्वर्ट हो जा रहा है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, जो कि 5 कार्बन का है। अब तुम देखो एक कार्बन हट गया तो 5 कार्बन का ही बचेगा ना, फिर एक और कार्बन हट गया तो देखो 4 कार्बन का हो गया। तो वही चीज़ है, कार्बन हटते जाएंगे, एंड वही चीज़ वही तो हम कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन ही तो कर रहे हैं। तो हमारे प्रोसेस चलती जा रही है, कार्बन हटते जा रहे हैं, NADH बनता जा रहा है, GTP भी फर्दर जाके एक ATP को सिंथेसाइज कर देता है, ठीक है। एक GTP इज इक्वल टू एक ATP, सो NADH भी तुम्हारा बन रहा है। एंड व्हाट हैपेंस, दिस सक्निक एसिड, ये सक्निक एसिड बन गया 4 कार्बन का। फिर इसने एक FADH2 बनाया, ये भी फर्दर जाके अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP बना देता है। तो तुम देखो कई सारी FADH NADH कितने सारे बन रहे हैं। तो अगर इनका ये बेचारे अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं रखोगे तो ये सब ATP कभी बन ही नहीं पाएंगे, तो अच्छा नहीं रहेगा। तो हमें अगर ज़्यादा ATP चाहिए तो हमें ETC भी करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मैलिक एसिड बन जाता है, जो कि कार्बन का 4 कार्बन का, देखो यहाँ पे कोई CO2 नहीं निकला, तो 4 कार्बन था, 4 कार्बन रहा, ठीक है। फिर मैलिक एसिड फर्दर, फिर यहाँ पर एक NADH, फिर वो आकर फिर फर्दर ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एक और H प्लस देकर ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है फाइनली। सो ये पूरी प्रोसेस थी, इसी को पूछा है सिट्रिक एसिड साइकिल कह लो, या तुम इसे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कह लो। तो हाँ हाँ, सिट्रिक एसिड साइकिल है ना, तो इसीलिए तभी इसका नाम ट्राइकार्बोक्सिलिक। अगर तुम सिट्रिक एसिड है जो है तुम्हारा सिट्रिक एसिड, इसका तुम अगर स्ट्रक्चर देखोगे, मुझे फोटो लानी चाहिए थी ना, तो तुम्हें देखेगा कि वहाँ पे 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, ठीक है। क्योंकि नाम में है तो बता दिया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसीलिए इसको कहते हैं। और क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। तीनों के नाम, तीनों एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है। एंड सक्किनाइल कोएंजाइम ए, फिर मतलब उसके बाद सक्किनाइल कोएंजाइम ए बना ना, यहाँ पे ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है सक्निक एसिड, वही चीज़ है, ठीक है। In the remaining step of the citric cycle, succinyl coenzyme A is oxidized to OAA, allowing the cycle to continue, ठीक है। फर्दर जैसे OAA से शुरू हुआ था, OAA पे कहानी खत्म हो गया, अब एक नया एसिटाइल कोएंजाइम A आएगा पायरुविक एसिड से कुछ बन कर, एंड फिर उसे फर्दर प्रोसेस फिर से एक साइकिल रन करेगी, ठीक है, अलाउइंग द साइकिल टू कंटिन्यू। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्निक कोएंजाइम A to सक्निक एसिड, द मॉलिक्यूल कॉल्ड GTP इज सिंथेसाइज्ड, GTP का यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा होता है, ठीक है। And this substrate level phosphorylation in the coupled reaction, GTP is converted to GDP with simultaneous synthesis of ATP from ADP, ठीक है। तो वही चीज़ जो मैंने बताई कि ADP जब GTP जब तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है GDP में, तो उसके साथ वो ATP बना देता है ADP से। तो अल्टीमेटली तुम GTP को एज अ ATP समझ सकते हो। Also, there are 3 points in the cycle where the NAD plus is reduced to NADH, and the 1 point where the FAD is reduced to FADH2। तो 3 जगह तुम्हें क्या देखने को मिला, देखो ये नीट में पूछा गया है पहले, तो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि तुम्हें लगातार 3 जगह पे ये देखने को मिला कि तुम्हारा NAD प्लस NADH बना। तो अगर 3 जगह NADH बन रहा है तो 3 को तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 अगर 3 जगह तुम्हारा NADH बन रहा है और दो दो पैराबिक एसिड यहाँ पर आएंगे, तो 2 बार 3 यानी कि 6 हो गए यहाँ पे, ठीक है। और 6 और एक NADH, हमें एक NADH कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है, एक NADH 3 इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो 18
यहाँ पे 18 एटीपीज ये बनाकर दे रहा होगा। अरे ठीक है, इसको लास्ट में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो पहले ग्लाइकोलिसिस के भी जितने वो निकल रहे थे उसको भी ऐड कर लेंगे। So one point of the FAD is reduced to FADH2, and the continued oxidation of the acetyl coenzyme A via the TCA cycle requires the continued replenishment of the oxaloacetic acid. तो वही तो बन ही रहा है फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। The first membrane of the cycle in addition to also requires the regeneration of the NAD to FAD from NADH and FADH2 respectively. The summary equation of this phase of respiration may be written as follows. ये तुम्हारी जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो भी रिएक्शन हुआ अभी जितना कुछ, पैराविक एसिड प्लस 4 NAD प्लस FAD प्लस H2O प्लस ADP प्लस PI, तो तुम्हारे ATP यहाँ पे उसकी जगह पे लिख दिया है GTP की जगह, तो वही मैंने बताया ना, कह सकते हैं उसको एज इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पे तुम्हें 3 CO2 रिलीज होते हुए दिखाई दिए, 4 NADH तुम्हारे बने, एक तुम्हारा FADH2 बना एंड एक तुम्हारा ATP यहाँ पे बन रहा होता है। ठीक है, सो पहले इनको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना था? हमें देख रहे थे कि हाँ हमें देख रहे थे कितना 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 कैलकुलेट हुआ है। देखो वैसे तो NADH एंड FADH2 आगे जाके ETC में ATP बनाएगा, बट हम यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं कि कितना बनाएगा, क्योंकि अब तो हो गया ना काम भर का काम, अब तो बस उससे ATP निकालना बचा है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने ATP एट द एंड प्रोडक्ट ऑफ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन मिल रहा है हमें। तो देखो यहाँ पे तुम्हें क्लियरली लिखा हुआ है 4 NADH बन रहा है, एक FADH2 बन रहा है एंड एक ATP बन रहा है। इसको अगर तुम मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, क्यों मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ समझ आ रहा है ना, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड के साथ सेम चीज़ रिपीट होगी, तो 8 NADH बन रहा है, 2 FADH2 बन रहा है एंड 2 ATP तुम्हारा बन रहा है। अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे तुम्हें डायग्राम में दिखाना चाहूँ तो दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पे कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, नहीं हाईलाइटर नहीं चाहिए अपने को चाहिए ब्लैक, ब्लैक। देखो एक NADH2 यहाँ पे बन रहा है, NADH मतलब यहाँ पे बन रहा है, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ, 2 हो गए, ये देखो 4 5 हो गए, 4 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 हो गए, 6 हो गए, है ना, यहाँ पे एक बन रहा है, 8 हो गए। ठीक है, तो मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं सही बता रहा हूँ। सिमिलरली तुम उसका भी गिन लो यार, FADH तो एक ही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 2 हो गए। ठीक है, तो ये सो ये चीज़ हमारे पे यहाँ पे मिल रही होती है, ये चीज़ उसमें भी लिखी हुई है, पढ़ लें क्या, पहले पढ़ ही लेते हैं। वी हैव टिल नॉट सीन दैट द ग्लूकोज हैज बीन ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2 एंड द 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ द NADH, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ द NADH, है ना। ओवरऑल एक ग्लूकोज से इतना कस निकल रहा है, 2 तुम्हें FADH2 मिल रहा है, हैज बीन सिंथेसाइज्ड बिसाइड द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ATP मिल रहे हैं। ठीक है, TCA साइकिल में। एंड यू मे बी वंडरिंग, ये वैसे इतना जो पूरा मैंने तुम्हें बताया ये TCA साइकिल यानी कि क्रेब साइकिल का था। अगर मैं तुम्हें ले जाऊँ ATP के वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस पे, तो मैं याद करो मैंने तुम्हें कैलकुलेट करके बताया था कि 8 ATP बनते हैं। चाहे तो पीछे जाके देखो 8 ATP बन रहे थे। ठीक है, एक NADH2 भी बन रहा था, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 8 ATP वहाँ पे तुम्हें मिल रहे थे। तो वहाँ के 8 ATP एंड यहाँ के देखते हैं कितने ATP बने। तो यहाँ पे क्या क्या बना, 8 NADH2 बना, तो एक NADH2 तीन ATP बना रहा होता है, तो 8 8 8 3 24 आगे ATC में बनाएगा। एंड एक FADH2 ना थोड़ा ज़्यादा बनाता है, FADH2 ज़्यादा नहीं कम बनाता है, 2 बनाता है, तो 22 हो जाएगा, जिस 4 ATP एंड 2 ATP तो तुम्हें फ्री के मिल ही रहे हैं। तो 24 प्लस 4 इज 28, 28 प्लस 2 इज 30। वेरी नाइस। तो TCA साइकिल में तुम्हें 30 ATP मिल रहे हैं एंड ग्लाइकोलिसिस में तुम्हें 8 ATP मिल रहे हैं, तो टोटल हो गया 38 ATP। टिल नाउ हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से तोड़ ताड़ के बना दिए हैं, काफ़ी है ना। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सो यू मे बी वंडरिंग व्हाई दिस हैज बीन डिस्कसिंग द रेसिपिएशन, तो तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे O2 का तो खेला हुआ ही नहीं कुछ, हैज कम इनटू द पिक्चर एंड द प्रॉमिस दैट द लार्ज नंबर ऑफ ATP हैज येट टू बी सिंथेसाइज्ड। आल्सो व्हाट इज द रोल ऑफ, मतलब वही हमको इशारा कर रहे हैं कि हम ETC पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो मतलब कह रहे हैं ना कि इतने ATP तो बने नहीं एग्जैक्टली। अगर देखो तो ATP कितने बने, मतलब अभी तुमसे कोई पूछे ये तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि कितने बन सकते हैं, एक्चुअली में बने कितने, तो 2 यहाँ पे बने एंड वहाँ पे भी 2 ही बन रहे थे, तो 4 ATP बने सिर्फ। बाद में जाके वो तो बाकी के 34 बनेंगे ना। और हाँ एक बात, कई जगह तुम्हें 36 देखने को मिल जाएगा, 36 ATP पूरे प्रोसेस में। तो इसलिए मिल जाता है क्योंकि कहते हैं 2 ATP तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन में चले जाते हैं CO2 से, सॉरी साइटोप्लाज्म से मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आने के लिए। ठीक है, फालतू की बातें। FAD is that is synthesized. Let us now understand the role of the O2 in the respiration and the how ATP is synthesized. ठीक है, फ्यू फ्यू
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि ईटीएस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन होता है फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना, तो एटीपी बनाते समय हमें फॉस्फोराइलेशन ही करना पड़ता है। तो ऑक्सीडेटिव यहाँ पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है कुछ। द फॉलोइंग स्टेप्स इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन द एनएडीएच एंड एफएडीएच2। वही जो कहा एफएडीएच और एनएडीएच में जो एनर्जी स्टोर थे अब उसे यूटिलाइज करेंगे। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय देयर ऑक्साइड थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड द इलेक्ट्रॉन पास्ड ऑन द O2 pass to O2 resulting in the formation of H2O. The metabolic pathway through which the electron passes from one carrier to another is called electron transport chain. तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे कैरियर्स दिखेंगे जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे, ठीक है, एंड इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। तो देखो ईटीएस में क्या हो रहा होता है ना, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये तुम्हारा मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है एंड ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। समझ रहे हो ना इसका मतलब? जैसे ये तुम्हारा मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो जाती है, ये इनर मेम्ब्रेन हो जाती है। तो अंदर का जो इसके होता है इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। एंड ये इंटर मेम्ब्रेन यानी दो मेम्ब्रेन के बीच, इंटर मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस है। समझ रहे हो? तो यहीं पर हम H+ का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। तो देखो ये काम कैसे हो रहा होता है अंदर। अभी मैट्रिक्स में तुम्हारा NADH और तुम दोबारा FADH2 बना था। अब उसी को हम तोड़ फोड़ कर यहाँ से ATP बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखो जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 1 होता है, रुको इस डायग्राम पे जूम करें, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे जो तुम्हारा NADH होता है, NADH, let me check if any background noise is coming. थोड़ी सी आ रही है, चलो चलेगा, नहीं उतनी नहीं आ रही होगी तुम्हें, चलो खैर। तो NADH2 यहाँ पर आएगा एंड वो अपने मतलब दो तुम्हारे पायरुविक एसिड क्या बोलते हैं, यहाँ पे नंबरिंग पर मत जाओ तुम, यहाँ पे कि कितना आएगा क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, जस्ट सी व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। यहाँ पे NADH आएगा एंड क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स 1 है, इसका काम ही है NADH डिहाइड्रोजनेस, है ना, NADH डिहाइड्रोजनेस यानी कि NADH से हाइड्रोजन को हटाएगा, है ना। तो वही काम ये कर रहा है, NADH से हाइड्रोजन को हटा रहा है, 4 हाइड्रोजन अंदर फेंक रहा है। NADH से लेके 4 हाइड्रोजन अंदर फेंक रहा है, कहाँ पे? अपनी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। एंड फिर FMN एंड FES इनके आयरन सल्फर का प्रोटीन ये प्रोटीन के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं एक तरीके से, जिससे तुम्हारा ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे, ठीक है। तो तुम्हें बस ये इतना जानना है कि इलेक्ट्रॉन्स को ये कैरी कर रहे होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैरी करते हुए अंदर ले जा रहा है। ये जो है हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है, इसके थ्रू यहाँ पे यूबिक्विनोन कहते हैं इसे, इसको दे देता है। एंड यूबिक्विनोन ये रिड्यूस्ड फॉर्म है यूबिक्विनोन का। एंड फिर मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं उस समय। एंड फिर उसके बाद ये अपना अंदर दे देता है इस कॉम्प्लेक्स 3 को, ठीक है। 1 से 3 ध्यान देना, 1 से 3 ऑफ NADH, ठीक है। अगर मैं बात करें यहाँ पे FADH2 की, तो मैं देखा होगा क्रेब्स साइकिल में जब सकीनेट फर्म क्या बोलते हैं फ्यूमेरेट बनता है तब FADH2 निकलता है। एंड FADH2 यहाँ पर अपना हाइड्रोजन यहाँ पर वो दे रहा होता है अंदर के साइड। एंड ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन यहीं से होते हुए यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स ये दे रहे हैं वो भी इसे यूबिक्विनोन के होते हुए साइटोक्रोम B पर आते हैं, फिर FES, फिर साइटोक्रोम C1 एंड फिर साइटोक्रोम C पे। तो तुम्हें यहाँ पे मतलब हो क्या रहा है ऊपर ऊपर से अगर मैं कहूँ तो बस कुछ नहीं, इंटर मेम्ब्रेन के थ्रू इंटर मेम्ब्रेन अपनी जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं। और क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं, ये जो कैरियर्स है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे हैं, उनकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम यूज़ करके अंदर अंदर हाइड्रोजन फेंक रहे हैं। जैसे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन फेंका, यहाँ पे फिर से 4 हाइड्रोजन फेंका, है ना, फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन फेंका, है ना। तो इस तरीके से हम वहाँ कंटिन्यूसली हम अंदर हाइड्रोजन फेंक रहे हैं। यही हमारा जो मेन पर्पज़ है कि एक ग्रेडियंट बन जाए, इस अंदर के साइड यानी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन बढ़ जाए और मैट्रिक्स में हाइड्रोजन घट जाए। हम ये करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं? अगर तुमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है तुमको लग गया होगा आइडिया। फिर होता क्या है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं
फर्दर साइटोक्रोम सी पे जाते हैं जो कि मोबाइल होता है, एंड इसको ये लेकर फर्दर आगे ले जाता है, यहाँ पर छोड़ देता है इलेक्ट्रॉन्स को, एंड फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एंटर कराते हैं, यहाँ पे कुछ कॉपर होते हैं, कॉपर के आयंस, फिर ये साइटोक्रोम ए, फिर कुछ कॉपर के और आयंस। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई कर दिए जाते हैं वाटर बनाने के लिए। वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या फिर नंबरिंग नहीं बता रहा हूँ मैं, फिर से कह रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस जो चार्जेस हैं, जो भी जैसे कोई भी प्लस चार्ज होगा, है ना, तो उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर, एंड वाटर का मॉलिक्यूल बना लेंगे। बस इतना जानना था तुम्हें, क्या बना लेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल। तो देखा जाए तो वाटर का मॉलिक्यूल एंड में यही है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। एंड यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन अंदर पंप कर दिए जाते हैं, जो भी एनर्जी रिलीज होती है उससे, एंड दो हाइड्रोजन अंदर पंप कर दिए जाते हैं H+, ठीक है। तो अंदर यहाँ पे pH बुरी तरीके से गिर रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा, एंड दूसरी साइड उसका उल्टा हो रहा होगा, जिसकी वजह से ग्रेडियंट बन जाता है। एंड अब इस ग्रेडियंट को इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहेंगे इसे। एंड अब इस ग्रेडियंट देखो, यहाँ पे इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कह लो, या तुम कह लो कि वहाँ पे यहाँ पे pH कम हो जा रहा है, इसको कह सकते हो, या तुम कह सकते हो प्रोटॉन यानी कि H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। सारी बातें एक ही है। और फिर ये सारे H+ इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, एंड इनको हम कहीं से भी नहीं जाने देंगे, सारे रास्ते ब्लॉक करके रखेंगे हम इस मेम्ब्रेन में। हम कुछ इस मेम्ब्रेन को ऐसा नहीं कभी बनाएंगे कि ये आयंस को पास होने दे, ठीक है, यानी कि इम्परवियस है आयंस को लेके। तो इस वजह से इनको एक ही रास्ता होगा जाने का, एंड दैट इज थ्रू दी ATP सिंथेस। एंड जब ATP सिंथेस से ये पास हो रहा होता है, पता नहीं क्यों खुद ही भागने लगता है कभी कभी, तो ATP सिंथेस से जब पास हो रहा होता है तुम्हारा H+, तब हम यहाँ पर ADP प्लस PI यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर ATP सिंथेसाइज कर लेते हैं, एंड 4 हाइड्रोजन से एक ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इसकी यहाँ पे स्पीड रहती है। ये 4 हाइड्रोजन से होता है, 1 सेकेंड, उसको भी चेक कर लेंगे, रीड करता है तो चेक कर लेंगे, ठीक है। शायद 2 4 4 ही था शायद, चलो देखिए जो भी है, एक बार रीड कर लेते हैं हम जल्दी से, ठीक है। So produced in the mitochondrial matrix during the citric acid cycle यानी कि तुम्हारा TCA cycle are oxidized by NADH dehydrogenase यानी कि complex 1 and the electrons are then transferred to the ubiquinone। मतलब वही ऊपर complex 1 की बात हो रही है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जब ubiquinone को आते हैं, located within the inner membrane में है, जो कि ubiquinone also receives reducing equivalents via FADH2। यहाँ नीचे से complex 2 होता है ना, complex 2 FADH2 का काम करता है, एंड complex 1 NADH का काम करता है, तुम्हें पता रहना चाहिए, ठीक है। नीचे से complex 2 FADH2 से अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वगैरह सब लेकर, दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द सक्केनेट एंड द सिट्रिक एसिड। तुम्हें पता है FADH2 कब जनरेट होता है, TCA साइकिल में डायग्राम में ऊपर बना हुआ था, है ना। तो वही चीज़ है, उसी समय FADH2 को वो ले लेता है, एंड द रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन यानी कि यूबिक्विनॉल इज देन ऑक्साइड विद द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द साइटोक्रोम विया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स 3। तो फर्दर वो कॉम्प्लेक्स 3 यानी कि BC1 को दे दिया जाता है, उसके थ्रू दे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो फर्दर, मतलब लास्ट में यहाँ पे भी देखो FADH2 का भी इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 तक आ रहा है, एंड NADH2 के भी इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 तक ही आ रहे हैं, बस वही चीज़ है। ओए होए क्या हुआ तुझे, चलो। तो साइटोक्रोम C इज अ स्मॉल प्रोटीन अटैच टू द आउटर सरफेस। हमने देखा वो मोबाइल, जो थोड़ा मोबाइल था जो मूव कर सकता था, आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, एंड एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर फॉर द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। बस इसमें कोई भी लॉजिक्स नहीं है, बस तुम्हें समझना है, क्योंकि इतना डीप में तुम्हें नहीं जाना है। कॉम्प्लेक्स 4 रेफर्स टू द साइटोक्रोम C, टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग द साइटोक्रोम A and A3 and 2 कॉपर सेंटर्स जो हमने उसमें देखे थे। When the electrons pass from one carrier to another via complex 1 to 4 in the electron transport chain, they are coupled to ATP synthase, complex 5, for producing of ATP from ADP and inorganic phosphate. The number of ATP molecules synthesized depend upon the nature of electron donors. Oxidation of one molecule of NADH gives rise to 3 molecule of ATP. तो एक NADH हमें 3 ATP देता है, ठीक है। एक NADH हमें 3 ATP देता है, while that one FADH2 हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP देता है, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रहना चाहिए, FADH2 कितने देता है, 2 मॉलिक्यूल देता है ATP के बस। Although the aerobic respiration takes place only in the presence of oxygen, the role of oxygen is limited to the terminal stage of the process. Yet the presence of oxygen is vital. वैसे तुमने देखा कि ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस था वो इसलिए जरूरी था कि एंड में बस वो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्ट कर ले, सिंस इज ड्राइव द होल
process by removing the hydrogen from the system. Oxygen act as a final hydrogen acceptor. तो फाइनली मतलब वो हाइड्रोजन का एक्सेप्ट करके वाटर जो बना रहा है, दैट इज नेसेसरी. Unlike phosphorylation, where it is the light energy that is utilized for the production of the proton gradient required फॉर फॉस्फोराइलेशन. इन रेस्पिरेशन के केस में क्या होता है, एनर्जी जो आती है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से आती है. ठीक है, वहाँ पे जो हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र हो रहा था वो विया इलेक्ट्रॉन के एनर्जी हो रहा था, बट यहाँ जो ट्रांसफ़र हो रहा है यानी कि यहाँ का जो एटीपी सिंथेज हो रहा है, तुमने देखा था वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था. जब उससे इलेक्ट्रॉन पास होता था तो उसके, क्योंकि वो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल आता था, तो एनर्जी उसकी एनर्जी से हम एटीपी बना रहे थे. इस केस में हम लाइट की एनर्जी को ना यूज़ करते हुए रिएक्शंस की एनर्जी को यूज़ करके एटीपी बनाते हैं. तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है तो अलग अलग कैरियर्स को जा रहा होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं जिससे हम एटीपी बनाते हैं, यूटिलाइज फॉर द सेम प्रोसेस. इट इज़ फॉर रीजन दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व है एट द एंड. ठीक है, you may already studied about the mechanism of the membrane linked ATP synthesis and as explained by the क्या बोलते हैं chemiosmotic hypothesis in the earlier chapter. As mentioned earlier, the energy released during the electron transport होगा in the electron transport system utilized in the synthesis of ATP with the help of ATP synthase complex 5. This complex consists of two major components F1 and F0. इसमें दो मेजर कंपोनेंट होता है F1 and F0. F1 ही जो आगे लगी रहती है बड़ी बॉल एंड पीछे जो छोटी बॉल लगी रहती है F0. ठीक है, एंड टू मेजर कंपोनेंट होते हैं, वहाँ पे उसे CF1 CF0 कहते हैं. The F1 is the headpiece is the peripheral membrane of the protein complex and contains the site for synthesis of ATP. तो जो F1 होता है तुमसे पूछ सकते हैं which of them contains, तो है छोटा सा क्वेश्चन हलवा सा. तो F1 is the head piece of the peripheral membrane protein complex and containing the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. The F0 is an integral membrane, यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर लगा रहता है. देखो यहाँ पे F1 बाहर के साइड है, F0 मेम्ब्रेन के अंदर लगा हुआ है ना. That forms the channel through which the proton across the inner membrane, वो सिर्फ चैनल प्रोवाइड करता है जिससे प्रोटॉन क्रॉस करते हैं. The passage of the proton through the channel is coupled to the catalytic site for the F1 component for the production of ATP. For each ATP produced 4H plus passes through. हाँ, तो वही जो बताया था कि 4 हाइड्रोजन जब पास करेंगे थ्रू F0 तब हमारा बनेगा एक एटीपी. ठीक है, फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन टू द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट की हेल्प से. द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, ये क्या बला है जो पढ़ लेते हैं. क्या बला है, कुछ नहीं है, नौटंकी है बस. तो ये नौटंकी देखते हैं क्या है. ओ भाई, इसको एडजस्ट करने में आधा टाइम चला जाता है. एक्चुअली ये वो वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती ना, अगर मैं इसे जूम नहीं करूँगा तो तुम वो लोग अंधे हो जाओगे, तो जूम करना पड़ता है. रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट. It is possible to make the calculation of the net gain of ATP of every glucose molecule oxide, but in reality that can remain only theoretical exercise. जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट किया था 38 आ रहा था, तो वो theoretical चीज़ है, क्योंकि एक्चुअल में हमारी बॉडी इतनी सिंपल नहीं है. सब कुछ इस सीक्वेंस से नहीं होता है. क्यों? इसके रीज़न है कुछ एजम्पशंस. हमने कुछ एजम्पशन लिए कि देर इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग विद वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट एंड विद द ग्लाइकोलाइसिस TCA साइकिल ETS पाथवे फॉलोइंग वन आफ्टर अनदर. यानी कि अगर कोई ग्लूकोज आया है तो वो सबसे पहले वो ग्लाइकोलाइसिस ही करेगा, फिर वो TCA में एंटर करेगा, फिर वो ETS में भी वो ग्लाइकोलाइसिस के बाद भटक जाए कहीं और. तो मतलब कई सारी चीज़ें होती है ना, तो तुम एग्जैक्टली नहीं कह सकते हो कि वो पर्टिकुलर कि जितने तुमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल खाए उसको तुम 38 से मल्टीप्लाई कर दोगे और बोलोगे मुझे इतने ही ATP मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है. ठीक है, मे भी कुछ स्टोर होने के लिए चला गया, तो मैंने बहुत सारे इंटरलिंक पाथवेज ऑफ रिएक्शंस चल रही है बॉडी के अंदर, सो यू आर नॉट श्योर. So NADH synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation. So NADH जो तुम्हारा बना है glycolysis में is transferred into the mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation. तो इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि जो NADH बना है वो सही जगह पर जाएगा और अपने काम करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके, है ना. मे बी वो किसी और प्रोसेस में लग जाए. None of the intermediates in the pathway are utilized for the synthesize any other component. ठीक है, कोई भी none of the intermediate in the pathway are utilized to synthesize any other component. तो मतलब ये कह रहे हैं कि हमने assumption लिया ना कि कोई कहीं और कुछ काम नहीं कर रहा है, सब यहीं पे. तो अल्टीमेटली वो घुमा फिरा के एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि कहीं ये कोई जैसे कोई तुम्हारे प्रोडक्ट बनाया तो वो कहीं और कुछ काम नहीं कर रहा है, हम assumption ले रहे हैं, जबकि ऐसा नॉर्मली नहीं होता है. कई जगह इंटरमीडिएट
कई जगह उसके पाथवे होते हैं, बहुत सारे चौराहे होते हैं जिसमें से कोई भी पाथ ले सकते हैं. ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रिस्पायर्ड, नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट आर एंटरिंग द पाथवे एट एनी इंटरमीडिएट स्टेट्स. यानी कि मैंने तुम्हें जैसे कि फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज में हमने ग्लूकोज वाला एनसीईआरटी ने बताया फॉर सिंपलिसिटी, फ्रक्टोज का भी अपना है. तो वो कहीं से मान लो तुमने प्रोटीन भी खाया है, तुमने फैट्स भी खाए हैं, तो कोई मान लो ग्लूकोज चला गया, दो फैट के मॉलिक्यूल आकर अपनी प्रोसेस चालू कर दिए, तो बहुत ही वेरिएशंस हैं. सीधे शब्दों में कहूँ तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो उसमें घर पहुंचना इतना आसान नहीं है. But this kind of assumptions are not really valid for the living system. All the pathway work simultaneously and do not take place one after another. Substrates enter the pathway and are withdrawn from it, and when necessary, ATP is utilized as when needed. Enzymatic rates are controlled by the multiple means, yet it is useful to do this exercise to appreciate the beauty and efficiency of a living system. तो हाँ, हम कहते हैं ऐसा होगा, मगर ये हम मतलब ठीक है हम कह सकते हैं कि ऐसा होगा. जैसे अब मैं तुमको कहूँ कि कोई एक बताओ ना, कोई मैकेनिकल चीज़. जैसे अब मैं कोई गाड़ी की माइलेज ले लूँ, तो मतलब वो लोग माइलेज सेट करते हैं. आई डोंट नो कि वो लोग जितना कहते हैं, आई थिंक उतना ही आता है, बट वो टाइम के साथ रिड्यूस हो सकता है, और उतना होता भी नहीं है, आई गेस. आई डोंट नो तो वही चीज़ है कि वेरी करती हैं चीज़ें. जो एक्चुअल होता है और जो रियलिटी होती है, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है है ना. वो क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, वही सीन क्रिएट हो जाता है. येट इट इज़ यूजफुल टू एक्सरसाइज अप्रिशिएट. तब भी हम ये चीज़ कैलकुलेट करके हम खुश हो सकते हैं कि हाँ भैया, हमको एक ग्लूकोज 38 ATP मिले, बट तुमको घंटा मिला, बाबा जी का ठुल्लू मिला तुमको, ठीक है. तो यही चीज़ है. हेंस देयर कैन बी अ नेट गेन ऑफ 38 ATP मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन. मतलब मिल सकता है, मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो तुम्हारी कई सारी फैक्टर्स इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है. तो आलस करते हुए, पेन का ना यूज़ करते हुए कंटिन्यू करते हैं. नाउ लेट अस कंपेयर द फर्मेंटेशन एंड एरोबिक. क्या ही कंपैरिजन करोगे, कर लेते हैं. फर्मेंटेशन अकाउंट्स फॉर ओनली द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, वेयर एज द एरोबिक रेस्पिरेशन इज कंप्लीटली डिग्रेडेड टू CO2 एंड H2O, जो कि तुम्हें अच्छे से पता है. H2O कहाँ बनता है पता है? एंड में तुमने देखा जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा था वाटर तुम्हारा, वहाँ पर. तो तुम्हें ये चीज़ अपने दिमाग में ना घुसेड़ के रखनी है कि वाटर तुम्हारा जो बन रहा है वो H2O, वो हाइड्रोजन को तुम्हारे एक्सेप्ट कर रहा होता है. तो वाटर का बनना ज़रूरी है for this whole ETC to work effective क्या बोलते हैं, efficiently. So in fermentation there is net gain only of 2 ATPs for the each molecule of the glucose degraded to pyruvic acid, जैसे कि हमने देखा था, अगर तुम NADH वगैरह को कंसिडर ना करो तो. Whereas many more molecules of ATP are generated under aerobic conditions. 38 और 2 क्या ही कंपेयर है, क्या ही कंपेरिजन, 19 टाइम्स ज़्यादा है. तो NADH is oxidized to NAD plus rather slowly in fermentation. However, the reaction is very vigorous in case of aerobic respiration. बात खत्म. पैसा amphibolic pathway. The glucose is favored substrate for the respiration. All the carbohydrates are usually first converted into glucose before they are used for respiration. वाह क्या बात बोली, इसलिए हमने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा. Other substrates can also be respired. ऐसा नहीं कर सकते हैं. But as they have been mentioned earlier, but they do not enter the respiratory pathway at the first step. See the figure 14.6. नहीं देखना, अच्छा देख लेते हैं क्या जा रहा है. To see the points of entry of different substrate in the respiratory pathway, fats would be need to broken down into glycerol and fatty acids. तो देख रहे हो तुम यहाँ पे जैसे, ठीक है. देखो फैट्स, देखो कार्बोहाइड्रेट जो तुम्हारा सिंपल शुगर ग्लूकोज था, इसको तुमने ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाया, फ्रक्टोज, ये देखा ना, ग्लाइकोलिसिस वाली प्रोसेस डायरेक्टली जो चालू हो चुकी है, यहीं से चालू है ग्लाइकोलिसिस, यहीं से ग्लूकोज से शुरू हो चुकी है ना. ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बस ये शुरू है यहाँ से ग्लाइकोलिसिस. बट अगर मैं फैट्स की बात करता हूँ तो मैं इसे फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड एसिटाइल कोएंजाइम एक के फॉर्म में तुम यहाँ पे एंटर कर सकते हो पाथवे पे. तो मतलब शुरू से नहीं एंटर कर सकते, बस इतनी सी बात कही है, ठीक है. Entry of different substrate in the respiratory. Fats would need to be broken down into glycerol and fatty acid first. If the fatty acid were to be respired, then would first be degraded to acetyl coenzyme. वही तो मतलब, अगर उससे फैट्स का अगर रेस्पिरेशन करना है, तुम्हें पता है फैट्स इज लाइक अ स्टोरेज एनर्जी. तो तुम्हारी बॉडी अगर पूरी खाना नहीं खाओगे, फैट से ही निकालना पड़ेगा. तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में फैट्स को कन्वर्ट किया जाएगा. सॉरी इफ एनी बैकग्राउंड नॉइज इज कमिंग. सो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाएगा, एंड फिर वो एंटर करेगा पाथवे में.
तो ग्लिसरॉल वुड एंटर द पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू पीजीएल। तो ग्लिसरॉल अगर एंटर कर रहा है तो उसे कन्वर्ट कर जाएगा पीजीएल में। एंड प्रोटीन्स वुड बी डिग्रेडेड बाय द प्रोटीएजेस एंड इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स आफ्टर डेमिनेशन डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर एंड एंटर द पाथवे एट सम स्टेज विद इन द क्रेब्स साइकिल और इवन द पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम में। तो डिपेंड करता है प्रोटीन तुम्हारे जो अमीनो एसिड्स हैं वो कई सारे टाइप्स के हैं। तो डिपेंड करता है वो किस लेवल पे उसे ब्रेक डाउन किया है। तो अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करके पायरुविक एसिड तक में एंटर कर सकता है वो पाथवे को, यानी कि क्रेब साइकिल से थोड़ा ही पहले। वही चीज़ लिखी हुई है। कहाँ थे हम। ये नुकसान होता है अंडरलाइन ना करने का। कहाँ थे डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर एंड द पाथवे द सेम। हाँ, even as a pyruvate or acetyl CoA. हाँ. Since respiration involves the breakdown of the substrate, the respiratory process has traditionally been considered a catabolic process. क्योंकि सब कुछ टूट रहा है पे तो इसे catabolic कहते हैं. Respiratory pathway as catabolic pathway, but it is understanding correct. But क्या ये सही है? We have discussed above that at which points the respiratory pathway different substrate would enter if they were to respired and used to derive energy. हमने देखा कि अलग अलग पोर्शन पे एंटर कर सकता है कोई भी particular macromolecule. So what is important to recognize is that is these very compounds that would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of said substrates. Hence, fatty acids would be broken down to acetyl coenzyme A before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate. But when the organism need to synthesize fatty acids, acetyl coenzyme A would be withdrawn from the respiratory pathway. समझ रहे हो? जब ऑर्गेनिज्म को फैटी एसिड चाहिए तो एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में एंटर करने की जगह, रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करने की जगह चला जाएगा फैटी एसिड बनाने, है ना। तो हेंस द रेस्पिरेटरी पाथवे कम्स इनटू पिक्चर बोथ ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन एंड द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। तो देखा जाए तो फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाकर हम फर्दर उसे क्रेब्स साइकिल में भेज सकते हैं, कैटाबॉलिज्म कर सकते हैं। हम एसिटाइल कोएंजाइम एक को फैटी एसिड बना के वापस से फैट्स बना सकते हैं। सो वो एक एनाबॉलिज्म हो गया, है ना। सो बोथ ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस भी हो रहा है फैटी एसिड का। सिमिलरली ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टू रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स फॉर्म द लिंक। ब्रेकिंग डाउन अ प्रोसेस विद इन द लिविंग सिस्टम इज कैटाबॉलिज्म। सिंथेसाइजेस, यहाँ पे सिंथेसिस भी हो रहा है, तो हम इसको एनाबॉलिज्म बोले या कैटाबॉलिज्म बोले, क्योंकि बिकॉज रेस्पिरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व इन बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, इट वुड हेंस बी बेटर टू कंसीडर रेस्पिरेटरी पाथवे एट एम्फीबॉलिक। एम्फीबॉलिक मतलब ना एनाबॉलिज्म है ना कैटाबॉलिज्म है, दोनों ही है, rather than कैटाबॉलिक। एम्फी मतलब बोथ, है ना। तो इसीलिए इसको कैटाबॉलिक ना कह के हम दोनों ही पाथवे कहते हैं। एंड हियर योर चैप्टर एंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। नो एक छोटा सा और पार्ट है, आई थिंक ये लास्ट है, फिर से मेरी बेइज्जती ना हो। हाँ, ये लास्ट है, तो इसको भी कवर कर लेते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है इससे, ठीक है। तो देखो क्या है इसमें, लेट अस नाउ टुक अनदर एस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। एज यू नो ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन O2 इज कंज्यूम्ड एंड CO2 इज रिलीज, पता है, सबको पता है। तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। आई डोंट नो इज देयर एनी बैकग्राउंड कमिंग, यार एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो काफी शोर हो रहा है। फिल्टर लगा रखा है ना इसमें, ये कौन सा होता है ये, नॉइज सप्रेशन। सही है यार, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलो ठीक है। बार बार चेक करना पड़ा है, दिन में शूट करने का बड़ा दिक्कत है यार, इतना नॉइज होता रहता है। लेट अस नाउ लुक एट द अनदर एस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। एज यू नो ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन O2 इज कंज्यूम्ड एंड CO2 इज रिलीज। द रेशियो, अरे ये तो हो गया था, हाँ ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। द रेशियो ऑफ द इवॉल्व, तो जितना वॉल्यूम ऑफ CO2 निकलेगा इवॉल्व अपॉन द वॉल्यूम ऑफ O2 जितना कंज्यूम किया है रेस्पिरेशन में, उसको हम रेस्पिरेटरी कोशिएंट कहते हैं या फिर रेस्पिरेटरी रेशियो कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, इजी सा है। And the respiratory quotient depends upon the type of respiratory substrate used during the respiration. When carbohydrates are used as a substrate, they are completely oxidized. तो कार्बोहाइड्रेट यूज होंगे तो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होंगे। RQ विल बी 1, यानी कि जितना वॉल्यूम में CO2 इन्वॉल्व रहेगा उतना ही O2 कंज्यूम्ड होगा, तो दोनों ही इक्वल हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो तुम्हारा आ जाएगा 1 बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ, हाँ भाई हमको पता है, इतना मैथ्स आती है। एज शोन इन द इक्वेशन अबव। तो तुम्हें यहाँ पे बस याद रखने वाली चीज़ होगी कि कार्बोहाइड्रेट में 1 होता है और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये रिएक्शन से बता भी दिया है कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करके। फिर हम पे फैट्स का यूज़ कर लिया है, तो इसे तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो। अगर तुम्हें रिएक्शन दे रखी है तो तुम उसे बैलेंस करके कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो बस वही है, द फैट्स आर यूज इन रेस्पिरेशन, RQ इज लेस देन 1। तो बस तुम्हें ये याद रखना है। अब लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ लेस देन 1 का मतलब एक से कम
एक सेकंड, ठीक है, मतलब उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है वो कम होगा इन रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन के, मतलब समझ रहे हो ना? कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है वो कम होगा जितना ऑक्सीजन लगाया उसके कंपेरिजन में, तभी तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी ना। तो ये तुम्हें पूछ सकता है एक तरीके से। सो कैलकुलेशन फॉर फैटी एसिड और इफ यूज, ठीक है। सो द प्रोटीन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस रेशियो विल बी अबाउट 0.9, तो प्रोटीन का याद रख लो 0.9, ठीक है। What is important to recognize it that in living organisms, respiratory substrates are often more than one. Pure proteins, fats are never used as a respiratory substrate. जय हिंद, जय भारत।